हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? मैं गुलशन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द ई लर्निंग जोन में। दोस्तों, आज के विषय यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 7 में हम सीखेंगे कि क्या होता है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और कैसे इसे यूज किया जाता है कंप्यूटर में और इसके कितने कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मिलते रहे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास। दोस्तों, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं, जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करने के लिए कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसके मदद से आप कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। आपका जो भी काम होता है आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है वही कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसे कंप्यूटर में खरीदने के बाद सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है। तो इंस्टॉल करने के बाद जब कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑन हो जाता है तो फिर हम अपने अलग अलग कार्यों के हिसाब से अपने अलग अलग प्रकार के जो ज़रूरत होता है उसके हिसाब से हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं। यानी कि एप्लीकेशन पर जब हम कार्य करते हैं तो वह एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी मदद से ही कार्य करता है और बाकी आपके हार्डवेयर्स को वही एक आदेश देता है उस कमांड को कंप्लीट करने के लिए। तो कंप्यूटर को प्रचलित यानी ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की अनिवार्यता होती है। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो अन्य सभी प्रोग्रामों को कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करता है। कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर मशीन के संपर्क में यानी कॉन्टैक्ट में आने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का संचालन करता है एवं एक कुशल नियंत्रक यानी कंट्रोलर की भूमिका निभाता है। तो वही आपका जो भी आपका हार्डवेयर होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर, जो अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, इन दोनों में बीच में ये कंट्रोलिंग का काम करता है कि आप कमांड क्या देते हैं और आपको करना क्या है। और वही कंप्यूटर, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही कंप्यूटर के हार्डवेयर को कमांड देता है कि यूजर ने क्या कमांड दिया और क्या करना है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर पे MS वर्ड पे कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और उस टाइपिंग करने के बाद आप उसे सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए जब आप सेव का कमांड देते हैं तो वह सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उसे पढ़ता है कि यूजर ने सेव का कमांड दिया है और वो सेव कहाँ करना है, तो वो उसे सेव करता है और सेव करने के लिए आपका एक हार्डवेयर चुनता है और उस हार्डवेयर को आप सिलेक्ट करते हैं। या तो आप अपना पेन ड्राइव सिलेक्ट करते हैं या आप अपना जो हार्ड डिस्क होता है उसे आप सिलेक्ट करते हैं और वो जब सिलेक्शन करने के बाद आप सेव पर क्लिक करते हैं तो वो वहां पे सेव हो जाता है। तो मानिए जैसे कि अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो और किसी कंपनी में कार्य कर रहे हो और कंपनी और एक मालिक के बीच में यानी एक कार्यकर्ता और एक मालिक के बीच में जो बीच में संबंध स्थापित करता है यानी मैनेजर, वही कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यही कंप्लीट मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो प्रकार से होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार है आपके सामने, जैसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनके भी अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कार्य है। तो सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जैसे सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ में उनका कार्य किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यानी उपयोगकर्ता के इंटरफेस की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम संख्या विश्लेषण यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस, बिल प्रिंटिंग, पेरोल आदि में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे DOS है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स है। तो इस प्रकार के सिस्टम जो होते हैं वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसके बाद सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक यूजर को ही कार्य करने की अनुमति होती है। यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे MS-DOS और Windows 9X इत्यादि। इस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं? ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और एक बार में इसमें सिर्फ एक ही यूजर कार्य कर सकता है। दूसरा यूजर कार्य करने के लिए उसे दूसरे कंप्यूटर पे जाना पड़ता है। उसके बाद आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है, यानी एक बार में एक से ज्यादा इस पर यूजर कार्य कर सकते हैं। यह सभी उपयोगकर्ता के
बीच संतुलन बनाकर रखता है तथा प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, जैसे यूनिक्स हो गया, वीएमएस हो गया इत्यादि। जैसे आपने कई सारे ऐसे जगहों पे देखा होगा कि एक से ज्यादा उसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं, लेकिन सभी कंप्यूटरों में सेम काम हो सकता है, अलग अलग उनके कार्य भी हो सकते हैं और वही कार्य भी हो सकते हैं। जैसा कि वो जो जिस कंप्यूटर पे बैठा है वो अपना कार्य उस पे करेगा, दूसरा बैठा है उस पे अपना कार्य करेगा, लेकिन सबका कार्य मिला जुला कर एक ही होता है, यानी एक ही कंपनी के लिए होता है। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें सभी प्रकार के कंप्यूटर पे कार्य करने के लिए बनाया जा सकता है और उन्हें एक साथ जोड़कर कार्य किया जाता है। तो जिसमें यूनिक्स हो गया, वीएमएस हो गया, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसके बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है। इसमें उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया। मल्टीटास्किंग क्या है कि मल्टीटास्किंग में एक बार में एक समय में एक से अधिक कार्य किया जा सकता है। जैसे विंडोज है, विंडोज में एक बार में एक से अधिक कार्य किया जा सकता है। विंडोज में क्या होता है कि एक विंडो खोला, उस पर कार्य कर रहे हैं, फिर उसे मिनिमाइज करके दूसरा विंडोज खोल के उस पर कार्य कर सकते हैं, उसे मिनिमाइज करके तीसरा विंडोज खोल के उस पर भी कार्य कर सकते हैं। तो अलग अलग विंडोज पे अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग कार्य हो सकता है और एक ही आदमी उस पर कई बार कई प्रकार के कार्य कर सकता है। मल्टीटास्किंग में दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला है प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग सिस्टम। इसमें प्रिमिटिव में क्या होता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को कई कंप्यूटर प्रोग्राम्स तथा हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। यह अपने समस्त कंप्यूटेशन को कार्यों के मध्य बांट देता है तथा एक पूर्व निर्धारित मापदंड यानी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के आधार पर किसी नए कार्य का निष्पादन पूर्व कार्य का निष्पादन रोककर भी प्रारंभ हो सकता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम 2 है, विंडोज 95 NT है। कोऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यह मल्टीटास्किंग का एक सरलतम रूप है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम तब तक सीपीयू का प्रयोग करता है जब तक उसे आवश्यकता होती है। यदि कोई प्रोग्राम सीपीयू का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वह दूसरे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से सीपीयू को प्रयोग करने की अनुमति दे देता है, जैसे मैक ओएस, MS विंडोज 3X आदि। उसके बाद टाइम शेयरिंग की बात करते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग आवंटित करता है, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन मैनेजमेंट आवश्यक होता है, क्योंकि कई प्रोग्राम्स एक साथ मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं। इस व्यवस्था में सभी प्रोग्राम टाइम स्लाइस के आधार पर मुख्य मेमोरी में बारी बारी से लाए जाते हैं तथा टाइम स्लाइस पूर्ण होने पर मेमोरी में भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार को स्वैपिंग कहते हैं, यानी जो एक मेमोरी से दूसरे, दूसरे मेमोरी से तीसरे, तीसरे कार्य को चौथे मेमोरी में, यानी एक ही मेमोरी अगर है तो एक ही मेमोरी में 4 पार्ट बनाकर वो 4 कार्य कर सकते हैं, तो उसे टाइम स्लाइस यानी स्वैपिंग कहते हैं, जिसमें मैक ओएस आता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का कार्य किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट में और आपका मौसम विभाग में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य होता है। इनमें एक प्रोग्राम के आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के आउटपुट की तरह प्रयोग किया जाता है। इस कारण पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन और परिणाम रुक सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी दिए गए कार्य को पूरा करने की एक डेडलाइन दी गई होती है तथा इसी निर्धारित समय में उस कार्य को पूरा करना होता है। जैसे लाइनेक्स, आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसे बोला जाता है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है हार्ड रियल टाइम सिस्टम और दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम, ये सिस्टम किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। समय पर कार्य पूरा न होने की स्थिति में प्रोग्राम का निष्पादन यानी प्रोग्राम का कार्य फेल हो जाता है। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में भी किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है, लेकिन इस प्रकार के सिस्टम में कार्य का निष्पादन डेडलाइन से पहले और बाद में भी पूरा हो सकता है, परंतु फिर भी कार्य का निष्पादन फेल नहीं होता। यानी सॉफ्ट रियल टाइम जो है वही कार्य मोस्टली यूज पे किया जाता है। अब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देख लेते हैं, कार्य इनके देख लेते हैं, क्या क्या है इनके कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इनके कई प्रकार के कार्य होते हैं, जिसमें पहला है प्रोसेसिंग प्रबंधन यानी प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के प्रबंधन मैनेजमेंट का कार्य
ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यह मैनेजमेंट इस प्रकार से होता है कि प्रोग्राम एक एक करके निष्पादित होते हैं, यानी एक एक करके वो कंप्लीट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों के समय को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के लिए भेज देकर विभाजित करता है, यानी भेज कर फिर विभाजित करता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्रामों के मध्य किया जाता है, तथा साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्रामों को मेमोरी के अलग अलग स्थान प्राप्त हो सके। किसी भी प्रोग्राम को इनपुट एवं आउटपुट करते समय आंकड़ों यानी डाटा एवं इंफॉर्मेशन को अपने निर्धारित स्थान में स्टोर करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेमोरी में क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई भी सेव का या डिलीट का कार्य देते हैं तो वो प्रोग्राम तो नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी से उस चीज को डिलीट करने पर डिलीट करता है, सेव करने पर सेव करता है, प्रिंट आउट देने पर प्रिंट आउट देता है। ओके, उसके बाद इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डाटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित स्टोर करने एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसके लिए बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें बूट, फर्मवेयर और पावर मैनेजमेंट सम्मिलित होते हैं। प्रोग्राम लिखते समय कंप्यूटर को केवल यह बताया जाता है कि हमें क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है, बाकी का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर लेता है। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित यानी स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय इसे सेकेंडरी मेमोरी से पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में डालने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब पढ़ते हैं यूजर इंटरफेस के बारे में। यूजर इंटरफेस क्या है? किसी कंप्यूटर सिस्टम में यूजर यानी जो कार्य कर रहा है कंप्यूटर के पास बैठ करके के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस कहलाती है। यूजर इंटरफेस को ऐसे साधनों की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी CUI और GUI। CUI क्या है? इस प्रकार के इंटरफेस में यूजर को प्रत्येक कमांड के लिए विभिन्न कीज को दबाना पड़ता है। इसे कमांड ड्रिवन यानी यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। डॉस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। इस इंटरफेस में ग्राफिक्स का प्रयोग कर सभी कार्य स्क्रीन पर प्रदर्शित तत्वों जैसे चित्र, आइकन, मेन्यू या विंडो के प्रयोग से किया जाता है। जैसे 95, 98, 2000, मिलीनियम, XP, विस्टा 7, विंडोज 8, विंडोज 10 इस प्रकार के जो विंडोज होते हैं, मैकिन्टोश हो गया, उसमें मोटिफी हो गया, लाइनेक्स हो गया, इस प्रकार के जो विंडोज होते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनते हैं और उसमें ग्राफिकल टाइप से आप कार्य कर सकते हैं विंडोज के माध्यम से। अब विंडोज का पढ़ते हैं कि विंडोज क्या है। आप तभी से सुन रहे होंगे कि विंडोज 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 है क्या? विंडोज आप जानते होंगे कि खिड़की, किसी घर का दरवाजा। नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में जो भी फाइल आप ओपन करते हैं और वो आपके सामने दिखाई देता है, उस फाइल के सभी आकार को विंडोज कहते हैं। तो विंडोज के बारे में पढ़ लेते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर किए गए शोध कार्यों का परिणाम है। 1980 के बाद दशक के प्रारंभ में मैसर्स जिरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा इस विषय पर शोध किया गया था। मैसर्स विसर्स कॉरपोरेशन के द्वारा इस विषय पर शोध किया गया था। शोध कार्य से यह सिद्ध हुआ कि हाथ से पकड़े जाने वाले किसी संकेतक साधन जैसे माउस द्वारा चित्रों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करना कहीं अधिक सरल है। कंप्यूटर ने इस सुविधा के साथ सबसे पहले जीरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को वास्तविक लोकप्रियता एप्पल कंप्यूटर्स द्वारा बाजार में उतारे गए मैकिन्टोश कंप्यूटर द्वारा प्राप्त हुआ। और मैकिन्टोश आपका किस में यूज होता है? एप्पल कंप्यूटर या एप्पल के जो भी आईफोन्स होते हैं ऊपर उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो उसमें उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम मैकिन्टोश होता है। इसमें मैक नामक एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम था जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित था। ओके, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया।
जिसके परिणाम स्वरूप विंडोज प्रकाश में आया। इसका संस्करण विंडोज 3.0 पहले आया। प्रारंभिक पर्सनल कंप्यूटर पर बहुत सफल रहा। बाद में इसके कई संस्करण यानी कई वर्जन प्रकाश में आए, जिसमें 1980 के दशक में उत्तरार्ध में विंडोज सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था। यह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM कंपनी द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत एवं उपयोग किया गया था। आजकल लगभग सभी IBM इसके समतुल्य पर्सनल कंप्यूटरों पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है। यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आजकल के दौर में हर एक कंप्यूटर पर उपलब्ध है, जिस पर यूजर अपना बहुत ही आसानी से कोई भी कार्य कर सकता है। विंडोज में XP के बारे में देखते हैं। यह एक अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्कृष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज XP विंडोज 2000 के कोड आधार का प्रयोग करता है। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर की समस्त कार्यविधि को नियंत्रित करता है। विंडोज XP यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के समस्त भाग अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ सुगमता से यानी बहुत ही आसानी से कार्य कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को तैयार करने के लिए संपूर्ण विंडोज इंटरफेस को पुनः डिजाइन किया है। विंडोज XP यूजर इंटरफेस में भी इस प्रकार सुधार किया गया है कि इसमें हमारे प्रोग्राम और डाटा को सरलता से एक्सेस किया जा सके की अनुमति प्रदान हो। इसके आइकन्स, मेन्यूज तथा विंडोज को अधिक आधुनिक रूप प्रदान किया गया है। तो विंडोज में जो मैंने आपको बताया कि विंडोज XP है, 2000 है, विंडोज 98 है, ये पुराने वर्जन थे। अब नए वर्जन जो आपके आ रहे हैं विंडोज 7 है, विंडोज 8, विंडोज 10। ये विंडोज 10 तो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ये अभी तक चल रहा है। और आजकल के कंप्यूटर में जो लेटेस्ट मॉडल के कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें विंडोज 10 बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए जो ग्राफिक ड्राइवर होता है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है। इसमें माइक का जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है। यानी इसमें जो चिपसेट के कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं इसको विंडोज को इंस्टॉल करते ही। अब विंडोज को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, थोड़ा उसके बारे में एक सारांश देख लेते हैं। यदि आपके कंप्यूटर पर विंडोज स्थापित हो चुका है तो विंडोज को लोड करना काफी सरल होता है। वास्तव में कंप्यूटर की पावर ऑन करते ही यह विंडोज की मशीन की तरह बूट हो जाता है, क्योंकि बूट का रिकॉर्ड सुधारा जा चुका है। कंप्यूटर बूट होते ही स्क्रीन पर पहले स्टार्टिंग विंडोज आपका दिखता है, चाहे XP हो चाहे 10 हो, ये आपका पहले स्टार्टिंग विंडोज दिखाएगा या उसका लोगो दिखाएगा। इसके कुछ समय बाद ही यदि यूजर अपने कंप्यूटर का अकेला उपयोग करता है, यानी अकेला वो यूज कर रहा है यूजर, तो वह कंप्यूटर यूजर के नाम से अपने आप लॉग ऑन हो जाएगा। यदि उसके कई उपयोगकर्ता हैं तो अर्थात डिफॉल्ट यूजर लॉग ऑन होगा, यानी जो सबसे ज्यादा यूजर उस पर यूज करता है वो सबसे पहले लॉग ऑन होगा, या जो लेटेस्ट में यूज कर रहा है वो सबसे पहले लॉग ऑन होगा, या फिर जिसका पासवर्ड नहीं लगा है यूजर का वो लॉग ऑन हो जाएगा। और अगर किसी ने ज्यादा यूजर बना रखा है उस कंप्यूटर में तो और सबका पासवर्ड लगा है तो सब शो करेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता होगा वो सबसे आगे आएगा और उसे स्विच करना होगा कि उसका अपना यूजर कौन सा है, अपना यूजर पासवर्ड देकर उसे ऑन करना होगा। तो कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले यूजर को अपना पासवर्ड टाइप करना होगा। लॉग ऑन हो जाने के बाद अपनी स्क्रीन पर निम्न चित्र की तरह विंडोज का डेस्कटॉप दिखाई देगा। ऐसा डेस्कटॉप आपको दिखाई देगा जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये डेस्कटॉप आप पर दिखाई देता है। उसके बाद इस पर आइकॉन बने रहते हैं, जो ये साइड में दिखाई दे रहा है ये आइकॉन बने रहते हैं। और उसके बाद जो आपका नीचे एक पट्टी जो दिखाई दे रही है उसे आपको टास्क बार बोला जाता है, यानी जो भी आप कार्य करते हैं, विंडोज ओपन करते हैं कंप्यूटर पर, उसका एक नीचे टास्क खुला रहता है कि ये कार्य कंप्यूटर पर हो रहा है। अगर मिनिमाइज करते हैं तो वो टास्क बार पर रहता है, मैक्सिमाइज करते हैं तो टास्क बार से उठकर वो पूरे विंडोज पर आ जाता है और नीचे टास्क बार में लिखा रहता है कि फला नाम का विंडोज आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर खुला हुआ है। अब डेस्कटॉप के बारे में बात करते हैं कि विंडोज लोड हो जाने के बाद तथा उपयोगकर्ता लॉग ऑन हो जाने के बाद विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDI पर जो प्रारंभिक स्क्रीन दिखाई पड़ती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। जो सामने आपकी स्क्रीन दिख रहा है ना उसे डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। विंडोज का प्रत्येक काम सामान्यतः डेस्कटॉप से ही शुरू होता है। यह अधिकांश प्रयोग की जाने वाली एप्लीकेशंस को व्यवस्थित करने में काम आता है। जो फोल्डर या दूसरी एप्लीकेशंस बार बार प्रयोग की जाती है उन्हें डेस्कटॉप पर छोड़ या रख दिया जाता है। इस प्रकार यह डेस्कटॉप किसी वास्तविक डेस्क या मेज की ही नकल करता है। डेस्कटॉप में कई एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं, जैसे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल्स तथा फोल्डर शॉर्टकट भी होते हैं। इन सभी फोल्डर्स या एप्लीकेशंस या डेस्कटॉप पर प्रत्येक समय होना आवश्यक नहीं है तथा उनका क्रम भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेज को अपने ही तरीके से लगाता है, लेकिन इनमें से प्रत्येक का उद्देश्य और व्यवहार हमेशा एक समान होता है।
यानी जो भी आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आइकॉन्स लगाते हैं वो आपके कार्य के अनुसार लगा रहता है, यानी आप जो आइकॉन चाहेंगे वही रहेगा, जो नहीं चाहेंगे उसे डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं या कहीं और रख सकते हैं। डेस्कटॉप में प्रत्येक एप्लीकेशन एक छोटे चित्र द्वारा दिखाई जाती है, जिसके नीचे उसका नाम भी लिखा होता है। नाम सहित इस चित्र को उस एप्लीकेशन या फोल्डर का प्रतीक यानी आइकॉन कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो प्लीज लाइक तो जरूर करिए, शेयर भी करिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो और आप चाहते हो कि ऐसे ऐसे वीडियोस और भी आपको मिले तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जो हमारे नए नए वीडियोस बनते हैं वो आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत